डॉक्टर की बात सुनकर नोमान को अपना आप अजीब सा महसूस होने लगा। डॉक्टर ने दवाई की पर्ची उसे थमाई जो उसने पकड़ने की जहमत भी गवारा नहीं की और तेजी से निहाल का बाजू पकड़कर वहां से बाहर की तरफ आया। गाड़ी में बैठो, इतना कहकर खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। निहाल जो अभी तक सड़क पर खड़ी परेशानी से अपने हाथ मरोड़ रही थी, नोमान गाड़ी में बैठा सख्त गुस्से में लग रहा था। उसने निहाल को रोब से दबे लहजे में कहा, गाड़ी में बैठो, सुनाई नहीं दे रहा था तुम्हें? निहाल डरती हुई जाकर गाड़ी में बैठी तो नोमान ने फुल स्पीड पर गाड़ी चला दी। निहाल को शुबा होने लगा कि शायद रास्ते में इसी तरह से एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ले ये शख्स, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोमान उसे एक पुराने से खंडर में ले गया और जाकर गाड़ी से उतरने का बोला। निहाल का दिल किसी पत्ते की मानिंद लरस रहा था, मगर मरती क्या ना करती के सादिक वो गाड़ी से उतरी तो नोमान उसे खंडर के अंदर ले गया, जिसकी हालत बेहद खस्ता थी। यूं लगता था दीवारों को हाथ लगा तो किसी भी लम्हे वो गिर सकती हैं। दिन की रोशनी के बावजूद वो खंडर अंधेर सा लग रहा था। उस खंडर के ऐन दरमियान में जाकर नोमान आफरीदी ने अपनी जैकेट की जेब से पिस्तौल निकाला और निहाल पर तान दिया। निहाल जो पहले ही परेशानी से कांप रही थी, अब उसके हाथों पैरों में पसीना आने लगा था। पिस्तौल या बंदूक उसने जिंदगी में सिर्फ इस हवेली में आकर देखी थी। अब्बा तो उसके भाई को मेले से नकली बंदूक भी नहीं लेने देता था। किसका बच्चा है ये बताओ, वरना तुम्हारा दिमाग अपनी एक ही गोली से खोल कर रख दूंगा, समझ रही हो मेरी बात? नोमान आफरीदी पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, यहाँ तक कि निहाल को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। आपका ही बच्चा है, निहाल ने बारीक सी आवाज में सहमे हुए कहा तो नोमान तेजी से उसके करीब आया और अब की मर्तबा पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी पर रखकर फिर पूछा, सच बताओ मुझे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे करीब कभी नहीं आया। फिर कैसे हो गया ये बच्चा? मैं तो समझता रहा कम उम्र होगी, इस बात का भी पता नहीं होगा कि बच्चा होता कैसे है, मगर तुम, उफ मेरे खुदाया, कैसी लड़की हो! मतलब तुम जैसी तेज तर्रार लड़की मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी और देखना भी नहीं चाहूंगा। फटाफट बोलो किसका बच्चा है ये, और खबरदार जो अब तुमने बात को बदला। निहाल ने गौर से नुमान आफरीदी को देखा, फिर सीधी होकर बोली, वो रात याद है आपको जब आप मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मौजूद थे? जानते हैं कैसे आए थे वहां पर? बात करने के साथ साथ निहाल का लहजा हमवार होता जा रहा था। नुमान ने हैरानी से उस 19 साल की लड़की को देखा जो उसके सामने बोल रही थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो निहाल खुद ही बोलने लगी। उस रात शराब के नशे में धुत थे आप, और तभी आपने अपना हक मुझ पर इस्तेमाल किया था। अब बेशक मुझे मार दें या इस बच्चे को मार दें। ये कहते हुए निहाल ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। नुमान जो अभी तक गहरी सोच में गुम खड़ा था, उसने निहाल के पेट की जानिब नजर दौड़ाई जो उसे अपने एकदम सफेद पेट पर गोली चलाने का बोल रही थी। वही पेट जिसमें नोमान आफरीदी का बच्चा था। उसे समझ नहीं आया कि इस लम्हे वो क्या करे। निहाल ने जब देखा कि नोमान ने कुछ भी नहीं किया, बस वैसे ही पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा उसे टकर टकर देख रहा है, तो वो एक झटके से आगे बढ़ी और फिर पिस्तौल को अपने हाथ में लेते हुए उसने अपने पेट पर रख दिया। खत्म कर दें इस बच्चे को जिस पर आपको यकीन ही नहीं है कि वो आपकी औलाद है। वैसे भी जितना जुल्म आप मुझ पर कर सकते थे आपने किया, बस अब जुल्म की इंतहा होना बाकी रह गया। तो बिस्मिल्लाह करें, मार दे मेरे बच्चे को। ये कहकर वो फूट फूट कर रो दी और नीचे बैठती चली गई। नोमान ने अपना पिस्तौल वाला हाथ पहलू में गिरा दिया और वो अब निहाल को देख रहा था जो इस वक्त बेहद दुख और कर्ब की हालत में बैठी थी। मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है? ना मैंने अपने भाई को मजबूर किया था कि वो आपके अब्बा का कत्ल करे, ना ही मैं वो थी जिसने आपको शराब पिलाकर नशे में अपने पास बुलाया था। जो किया सबने अपनी अपनी मर्जी से किया, तो मुझे ही क्यों दुख मिल रहे हैं? ये जो अजियत मुझे अंदर ही अंदर मार रही है, ये मेरे हिस्से में ही क्यों आई है? बस बहुत हो गया, मुझ में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मार दे मुझे ताकि आपका भी बदला पूरा हो और मुझे भी कब्र में सुकून नसीब हो। मार दे मुझे, वो कहती जा रही थी और नोमान आफरीदी को अपना आप किसी जानवर की मानिंद महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर निहाल को अपनी बाहों में लेना चाहा, मगर उस पर तो एक किस्म का जुनून तारी हो चुका था। वो उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी, बस रोती जा रही थी। बिलाखिर नोमान ने उसे बहुत मुश्किल से अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी बाहों में भींच लिया, जिसके साथ ही निहाल का रोता बिलखता वजूद सिसकारियां भरने लगा और उसके बाद वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। नोमान ने इर्द गिर्द देखा, मगर उसे कहीं पानी नजर नहीं आया और दूसरी जानिब निहाल की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसने नरमी से निहाल के माथे पर बूसा दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर वो गाड़ी में वापस लाया। वहां उसे पानी दिया और जब वो कुछ पुरसुकून हुई तो नोमान आफरीदी ने खामोशी से गाड़ी चला दी। अब गाड़ी में गहरा सुकून छाया हुआ था, जिसे ना निहाल ने तोड़ने की कोशिश की, ना ही नोमान ने। हवेली पहुंचकर उसने मुलाजमा की मदद से निहाल को ऊपर कमरे में भेज दिया और खुद बैठक में बैठ गया।
नोमान आफरीदी को समझ नहीं आ रही थी कि वो अचानक से निहाल के लिए इतना नरम कैसे हो गया, हालांकि वो सचमुच में उसकी जान लेना चाहता था। फिर अचानक से ये काया पलट। कितनी ही देर वो बैठा यही सब कुछ सोचता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि औलाद को आजमाइश क्यों कहा गया है। वो तेजी से उठकर कमरे की जानिब जाने लगा जब उसे अपने खास बंदे का फोन आया। पहले तो नुमान उसका फोन काटने लगा था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर उसने अटेंड कर ही लिया। सरकार, एक बड़ी खबर देनी है। ये खबर पक्की तो नहीं है, लेकिन 20% है सिर्फ। क्या खबर? नोमान ने तेजी से पूछा तो वो बंदा सोच सोच कर बोलने लगा कि मुझे कुछ पता चला है, निहाल सरदार वाजिद की बेटी नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? नोमान के कान एकदम से खड़े हो गए। तभी उसने अपने लहजे को ऊंचा करते हुए पूछा, सरकार, ये बात 100% सच नहीं है। मैं इस पर तहकीक कर रहा हूँ कि वो लड़की वाजिद की बेटी नहीं है। उसने धोखा दिया है, अपनी बेटी की जगह किसी और को भेज दिया है। तलाल बोलता जा रहा था और नोमान को अपनी पेशानी में खून का बहाव महसूस होने लगा। तलाल, अगर यह खबर झूठी हुई तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। जल्द से जल्द मैं इस बात की तस्दीक करके दो, वरना अपनी मौत के लिए तैयार रहना। नोमान आफरीदी ऐसे धाड़ रहा था गोया अभी फोन से बाहर निकलकर तलाल की गर्दन मरोड़कर अपने हाथों में ले लेगा। अगर तो ऐसा है तो सरदार वाजिद, देखना मैं तुम्हारी कब्र अपनी हवेली में खोदूंगा। तुम भी सारी जिंदगी याद रखोगे कि किस मर्द के बच्चे के साथ तुम्हारा पाला पड़ा है। समझ रहे हो ना? अपनी कनपटी मसलता हुआ वो वापस से कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। अभी कुछ देर पहले वो कितना खुश था कि निहाल उसकी बीवी है और उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। वो उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल करने ही वाला था। मगर इससे पहले तलाल ने जो खबर दी थी, नोमान का बस नहीं चल रहा था कि निहाल को गर्दन से पकड़कर पूछे, हाँ बताओ किसकी बेटी हो। लेकिन उसने सब्र से काम लिया। अगर सरदार वाजिद ने इस लड़की को भेजा था तो किसी अनाड़ी लड़की को तो हरगिज नहीं भेजा होगा। वो बड़े आराम से सरदार वाजिद को अपना बाप कह सकती है। यही सब कुछ सोचकर वो बैठ गया, मगर नोमान आफरीदी का उस वक्त खून खौल रहा था। काफी देर ऐसे बैठने के बाद भी जब उसकी कैफियत ठीक नहीं हुई तो वो बैठक से बाहर निकला ताकि थोड़ी देर खुली हवा में सांस ले। और तभी उसे टेरेस पर निहाल खड़ी हुई दिखाई दी, जो बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ी सर घुमाकर पूरी हवेली का जायजा ले रही थी। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मलका अपनी सल्तनत का नजारा कर रही हो। दोनों हाथ खोलकर उसने दूर करके रेलिंग पर रखे हुए थे। आधे बालों पर कैचा लगा हुआ था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो बेतहाशा हसीन थी। और इस बात का कायल नोमान आफरीदी पहले ही दिन से था। अचानक ही निहाल की नजर नोमान पर पड़ी तो वो शर्मा गई, जबकि नोमान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसे निहाल का यूं शर्माना बड़ा अजीब सा लगा था। थोड़ी देर पहले वो जिस कदर दुख की कैफियत में थी, यूं मुस्कुराना और शर्माना तो उसका कहीं से भी नहीं बनता था। नोमान का माथा ठुमका, मगर वो खामोशी से गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। अभी उसने खुद पर जब्त बांधा हुआ था। जब तक तलाल इस बात की तस्दीक नहीं कर देता, तब तक ना वो कोई कदम उठाएगा और ना ही निहाल से इस मुतालिक कोई बात पूछेगा। रात में जब वो घर वापस आया तो खाने की मेज पर बाकी सब घर वाले मौजूद थे। बी सरकार सरबराही की कुर्सी पर बैठी नोमान को बड़े गौर से देखते हुए बोली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नोमान कि एक बच्चा तुम्हें इस कदर कमजोर कर सकता है। खून बहा के बदले मिलने वाली लड़की का मतलब जानते हो? नोमान ने अस्बात में सर हिला दिया तो बी सरकार इत्मीनान से बोली, उससे चाहे बच्चे हों या ना हो, कुछ भी हो, बेशक वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो, उसे कभी भी घर का हिस्सा नहीं बनाया जाता। नोमान अब भी चुप था। तो क्या हम उम्मीद रखें कि तुम उसे बीवी का दर्जा नहीं दोगे? नुमान की खामोशी पर भी सरकार ने इस्तफसार तलब निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो हलक तर करता हुआ बमुश्किल बोला, भी सरकार, ख्याल रखूंगा। शाबाश, उसे पीछे वाला कमरा दे देना, क्योंकि हवेली के कमरों में सिर्फ वही रह सकता है जिसकी रगों में हवेली वालों का खून दौड़ता हो। समझ रहे हो ना? हमें ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। नुमान अस्बात में सर हिलाकर रह गया। पता नहीं क्यों उसे अपनी जिंदगी बेहद उलझी हुई महसूस हो रही थी। उसने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया और वहां से उठ गया। भी सरकार ने उसकी बेचैनी महसूस तो कर ली थी, मगर खामोश रही, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपना फैसला अहम था। नुमान सीधा कमरे में आ गया जहां निहाल बिस्तर पर लेटी हुई थी। नुमान को देखते हुए वो जल्दी से बोली, कब आए आप? मुझे भूख लग रही है। मैं पहले नीचे जाने लगी मगर नहीं गई। आपका इंतजार कर रही थी कि आप मुझे नीचे लेकर जाएंगे। ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना कि पहले मैं अलग किचन में बैठकर खाना खाती रही हूँ, अब अचानक से उनके साथ मेज पर बैठकर खाना खाऊं। नुमान उसकी बात पर चकरा कर रह गया। पहले तो वो उसे मना करने लगा था, मगर फिर कुछ सोचते उसने निहाल से कहा, चादर लेकर बाहर आओ। क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या हम? नुमान अफरीदी ने इस बात में सर हिलाया और कहा, बाहर आओ, बस और किसी से जिक्र मत करना इस बात का। हवेली से बाहर निकलो, मैं सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। निहाल जल्दी से उठी और वॉशरूम में चली गई।
नोमान उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बाहर चला गया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हवेली से बाहर निकल गया। निहाल चादर में लिपटी बाहर आई तो उसकी गाड़ी में आ बैठी। नोमान ने उसे गौर से देखा तो वो मुस्कुरा रही थी और चेहरे से काफी खुश भी लग रही थी। बोलो क्या खाओगी? नोमान ने आम से लहजे में पूछा तो वो उलझ गई। उसने फिर पूछा तो मुस्कुराते हुए बोली, जो मर्जी खिला दें आप, मैं खा लूंगी। नोमान सर इस बात में हिलाता उसे काफी महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। वहां खाना आया तो निहाल के चेहरे के तासुरात ही अजीब से थे। वो खाना देखकर परेशान हो गई थी, जबकि नोमान ने इत्मीनान से उसे कहा, खाओ, खाना शुरू करो, पहले तुम खाओ फिर मैं लेता हूँ। मगर वो पहल करने के बजाय नरम से लहजे में बोली, नहीं जी, पहले आप खाएं, मैं बाद में खाऊंगी। नोमान ने कंधे उचकाकर खाना खाना शुरू किया। इसके बाद निहाल ने खाना शुरू किया, लेकिन नोमान ये भांप चुका था कि निहाल ने उसके खाने का तरीका बड़े अच्छे से नोट किया है। उसके बाद खाना शुरू किया है। खाने में उसने सुशी मंगवाई थी, जो हकीकतन चॉपस्टिक के साथ खाई जाती है, मगर नोमान ने उसे कांटे की मदद से खाया और हैरत अंगेज तौर पर निहाल ने भी उसे कांटे से ही खाया था। एक दो निवाले लेकर नोमान तो बस कर गया, मगर वो खाती रही। हैरत उसे इस बात पर थी कि निहाल इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद क्या ये नहीं जानती थी कि सुशी चॉपस्टिक से खाई जाती है। हालांकि सरदार वाजिद की अमारत तो नोमान अफरीदी से भी ज्यादा थी, और यही नहीं, उसका तो घर भी शहर में था, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं ये लड़की उसकी बेटी होने के बावजूद खाने के उसूलों और आदाबों से बेखबर हो, क्योंकि अब तक नोमान अफरीदी ने उसे सिर्फ घर में ही देखा था और वो हर काम उसने बढ़िया किया था। अब नोमान को एहसास हो रहा था कि सरदार वाजिद, जिसके घर नौकरों की फौज होती है, उसकी बेटी को इतना अच्छा खाना पकाना और कपड़े धोना कैसे आ सकते हैं भला, जबकि इन कामों के लिए उनके घर पहले से ही नौकर मौजूद हों। लेकिन निहाल ने जब पहली मर्तबा खाना बनाया था, उसे खाकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि ये खाना किसी बंदी ने पहली मर्तबा बनाया हो। वो काफी तशवीश में बैठा निहाल को देख रहा था, जो अपनी जनाब से आराम आराम से खाना खा रही थी। मगर दूर कहीं नोमान अफरीदी को अपने खास बंदे की बात सच होती महसूस हुई कि ये लड़की वो नहीं है, यानी ये सरदार वाजिद की बेटी नहीं हो सकती, जरूर कोई और होगी। जब तक तलाल उसे कोई पक्की खबर नहीं देता, तब तक वो उस लड़की को खुद से आजमाएगा। ये सोचकर वो उसे देखने लगा, जो बिला वजह ही शर्माई जा रही थी। अब नोमान अफरीदी को उस पर गुस्सा आने लगा। खाने के बाद जब बिल दिया तब भी उसने जानबूझकर बिल निहाल को बताया, और 5-5 हजार वाले नोट बिल में रखते हुए बड़े गौर से उसने निहाल को देखा, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन जैसे ही नोमान आफरीदी को अपनी जानिब देखते हुए पाया, खामोश हो गई और कोई बात नहीं की। लेकिन वो समझ सकता था, ये इतना ज्यादा बिल भी उस लड़की के लिए नाकाबिले यकीन बात साबित हुई थी। घर के रास्ते में नोमान आफरीदी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो अपना हाथ छुड़वाने के बजाय मजीद शर्माने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने एक जगह पर गाड़ी रोककर एक जसारत भी कर दी थी, मगर निहाल ने कोई मुजाहमत नहीं की, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। नुमान अफरीदी वाकई अब परेशान हो गया था। अगर तो वो सरदार वाजिद की बेटी नहीं थी, तब तो वो किसी भी हालत में उसे ये बच्चा पैदा नहीं करने देगा। हवेली पहुंचे तो निहाल सीधा कमरे में जाने लगी, मगर नुमान अफरीदी ने उसकी कलाई थाम ली और नफी में सर हिला दिया। क्या मतलब? निहाल ने मुस्कुराते हुए वजह पूछी तो नुमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसका हाथ थामे हवेली के पिछले हिस्से में ले आया जहां वो पहले रह रही थी। यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? निहाल ने हैरत से पूछा तो नुमान आफरीदी स्पाट लहजे में बोला, तुम यहीं रहोगी और हवेली के अंदर मत आना। अगर आओगी तो काम करना पड़ेगा, वरना यहीं रहो खामोशी से। क्या मतलब? आपने मुझे अभी तक अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया? तो क्या था वो सब? मारे शौक के निहाल की आवाज फट रही थी, मगर नुमान खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद बोला, हर बात ठीक है तुम्हारी, मगर बी सरकार ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी कि तुम्हें हवेली के अंदर रखा जाए, लिहाजा तुम यहीं पर रहोगी। और फिक्र न करो, मैंने तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है। वैसे भी तुम्हारा मामला मुझसे है, न कि इस बात से कि तुम कहाँ रहती हो। क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा हूँ? निहाल ने इस बात में सर हिला दिया, मगर अभी भी वो काफी उलझी हुई लग रही थी। नुमान उसके एक एक तासुर को बड़ी बारीकी से नोट कर रहा था। उसने मजीद कोई बात नहीं की और खामोशी से बैठ गई। नुमान कमरे से जाने लगा तो वो जल्दी से बोली, क्या आप तो मुझे नहीं छोड़ेंगे? देखेंगे, ये कहकर नुमान वहां से चला गया। क्योंकि उसे बार बार तलाल का फोन आ रहा था, इसलिए वो बाहर आ गया। बाहर आकर जब तलाल ने उसे बताया कि वो लड़की वाकई में सरदार वाजिद की बेटी नहीं कोई और है, लेकिन इस बात का कोई पता नहीं चल रहा, ये सुनते ही नुमान की हथेलियों में पसीना आने लगा। वो कांप रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर इस लड़की का सर खोल के रख दे, जो इतनी देर से उसे धोखे में रखे हुए थी। उसने तलाल का फोन काट दिया, क्योंकि मजीद अब सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। वो वापस कमरे में आया तो निहाल ने तेजी से अपने दुपट्टे के नीचे कुछ छुपा लिया। नुमान ने उसकी ये हरकत महसूस कर ली थी, मगर उसे कुछ कहते कहते वो फिर से रुक गया। क्या हुआ आपको?
निहाल ने सहम कर पूछा तो वो बमुश्किल जिद करते हुए बोला, फिल्म देखोगी मेरे साथ, इंग्लिश। निहाल ने थूक निकला, वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा तो नोमान मुस्कुराकर बोला, तबीयत ठीक नहीं है या नीयत? निहाल बस मुस्कुराकर रह गई। नोमान कमरे से निकल आया। गुस्से से उसकी कनपटी की रगें भड़कती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पीने लगा। जब कुछ ही देर के बाद उसे हवेली के सहन में कोई चलता हुआ महसूस हुआ। अंधेरा था मगर सही से समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। नोमान भी अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि वो जानता था अगर नीचे गया या उस शख्स का पीछा करने की कोशिश की तो हाथ से गवा बैठेगा। सो टेरेस से थोड़ा पीछे होकर नीचे की जानिब नजर रखने लगा ताकि कोई उसे अंधेरे के बावजूद वहां पर खड़ा हुआ न देख ले। अचानक ही नोमान ने क्या देखा कि वो शख्स हवेली के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ रहा था जहां पर निहाल का कमरा था। वो दिल में यही दुआ कर रहा था कि कहीं इस बंदे का ताल्लुक निहाल से ना हो। बस मगर उसकी खराब किस्मत, वो शख्स एन निहाल के कमरे के बाहर पहुंच गया। फिर धीरे से उसने एक मखसूस अंदाज में दस्तक दी। थोड़ी ही देर बाद निहाल ने दरवाजा खोल दिया और उस शख्स को अंदर अपने कमरे में ले गई। नोमान का दिमाग फटने लगा। काश वो यहाँ से देख पाता कि निहाल के कमरे में जाने वाला वजूद कौन है। वो तेजी से मुड़ा और नीचे की तरफ भागा। उसके कदमों का रुख निहाल के कमरे की जानिब था। वहां पहुंचकर उसने जोर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही देर में दरवाजा खुल भी गया। जब देखा तो सामने निहाल के कमरे में कोई और नहीं बल्कि बी सरकार बैठी थी। नोमान को हैरत का शदीद झटका लगा था मगर उसे देखकर बी सरकार के अंदाज में कोई तगय्युर नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने उल्टा हैरत से नोमान को देखा और बोली, क्या कर रहे हो यहाँ पर रात के इस पहर तुम? नोमान खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। बी सरकार ने फिर पूछा तो नोमान हकलाते हुए बोला, वैसे बी सरकार, रात के पहर अगर शौहर अपनी बीवी के कमरे में आता है तो इसका मतलब से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप। ये कहते हुए वो झिझक भी रहा था मगर ना चाहते हुए भी उसने ये बात कर दी, जिस पर निहाल ने तो सर झुका लिया। लेकिन बी सरकार को अभी भी फर्क नहीं पड़ा था। क्या डॉक्टर ने समझाया नहीं था तुम्हें? उन्होंने भी बगैर किसी शर्म के पूछा तो नोमान ने महज इस बात में सर हिला दिया, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बी सरकार खुद ही बोल पड़ी, हम रात के इस पहर यहाँ जरूरी काम से आए थे। कल हम एक डॉक्टर के पास इसे लेकर जा रहे हैं और इसका बच्चा खत्म करना चाहते हैं। हमें यकीन है तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, है ना? नुमान उन्हें रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया। उसने महज इस बात में सर हिला दिया और वापस पलटने लगा तो बी सरकार ने उसे रोक लिया और खुद निहाल की चारपाई से उठती हुई बोली, आ जाओ तुम, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये कहकर उन्होंने अपनी चादर ओढ़ी और खामोशी से कमरे से निकल गई। उनके जाते ही निहाल लपक कर नोमान के पास आई और बोली, देखें, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। कुछ भी हो जाए ये बच्चा मेरी कोख में ही पलेगा। देखें, आपने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल किया था ना, अब ये बच्चा भी तो आपका है। कैसे आप इस बच्चे को गिराने का बोल सकते हैं? नोमान खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। अब उसे निहाल के रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक बात तो वाज़ेह थी, वो जो भी थी लेकिन सरदार वाजिद की बेटी नहीं थी। नोमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे अचानक से कै आई। भागकर वॉशरूम में गया तो कै में खून शामिल था। हालांकि वैसे तो उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर ये खून। अपना मुंह खुश्क कपड़े से साफ करके वो वापस कमरे में आया, मगर दिमाग ये बात कबूल ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी कै खून आलूद कैसे हो सकती है। अभी 4 माह पहले ही तो उसने अपना मेडिकल क्लियर करवाया था। उसकी आदत थी हर 6 माह बाद अपना मेडिकली मुकम्मल चेकअप करवाता था। उसने सुबह का बमुश्किल इंतजार किया और अगले ही दिन अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच गया, जिसने चंद बुनियादी टेस्ट करने के बाद एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि ये कै जहर के बाइस हुई है। क्या मतलब? जहर? कौन सा जहर? डॉक्टर ने कंधे उचकाकर कहा, ये एक स्लो पॉइजन है जो तुम्हें मुसलसल दिया जा रहा है और इसी वजह से तुम्हें ये खून आया है। नोमान के फरिश्ते भी ये बात नहीं सोच सकते थे जो सामने बैठा डॉक्टर उसे बता रहा था। लेकिन मुझे जहर कौन दे सकता है? उसने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब डॉक्टर ने बड़े आराम से दिया और बोला, देखो नोमान, ये स्लो पॉइजन उन्हें दिया जाता है जिनकी मौत को कुदरती दिखाना हो। कातिल चंद माह या साल पहले थोड़ा थोड़ा करके ये जहर अपने शिकार के अंदर उंडेलने लगता है, जैसे किसी खाने में या शरबत में। ऐसे ही वो थोड़ी मिकदार का जहर बाहर तो कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान के पूरे निजाम को खत्म कर देता है। और एक पॉइंट पर आकर जब वो शख्स मरता है तो सब उसकी मौत को कुदरती समझते हैं। ये जहर उमूमन घर के अफराद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खाना पकाना तो घर में ही होता है। रही बात कि फौरी एक बड़ी मिकदार जहर की दी जाए तो बंदा उसी वक्त मर सकता है और ये पुलिस केस बन सकता है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? ये कहकर डॉक्टर शिराज खामोश हो गए, जबकि नोमान नई सोच की परवाज पर निकल गया।
नोमान परेशान नहीं हो आप, इसका इलाज मुमकिन है। बस कोशिश करें कि घर का खाना बंद कर दें और उस शख्स को ढूंढें जो ये सब कुछ कर रहा है, ताकि आप खुद को बचा सकें उसकी शर से। नोमान डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके बाहर आया, मगर उसका दिमाग साए साए कर रहा था। बार बार उसका शक निहाल पर ही जा रहा था। अब तो उसे ये भी शक था, आया क्या वो बच्चा उसी का है या उस बच्चे का बाप भी कोई और है। वो ये सब सोच ही रहा जब तलाल का एक फोन आया। उसने नोमान को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां पहुंचा तो तलाल अपने लैपटॉप समेत वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। क्या मसला है यार, क्यों बुलाया है? नोमान ने बेजारी से कहा, क्योंकि अभी तक वो डॉक्टर शेराज के दिए झटके से बिल्कुल भी नहीं संभल पाया था। मगर तलाल ने बेहद जरूरी काम का बोलकर उसे यहाँ रेस्टोरेंट में बुलाया था। उस वक्त उकताहट और परेशानी दोनों ही नोमान के चेहरे से आया थे। ये देखें, उस रात जब आप अपने दोस्त की पार्टी में गए थे, याद है आपको? तलाल ने पार्टी का हवाला दिया तो नोमान को कुछ लम्हे लगे याद करने में, लेकिन जब याद किया तो उसके कानों की लुएं तक सुरख हो गई थी, क्योंकि अचानक ही से उसे अपना अमल याद आ गया जो नशे की हालत में उससे सरजद हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि नशे के बावजूद उसे बातें याद रहती थीं, मगर अब की मर्तबा उसे कुछ भी याद नहीं था। तलाल ने लैपटॉप खोलकर उसके सामने रख दिया और बोला, मुझे पार्टी की वीडियो मिली थी तो अचानक से आप पर भी फोकस पड़ गया। ये देखें, ये बंदा आपको बार बार शराब पिला रहा है और जबरदस्ती पिला रहा है। देखें, आप इसे मना कर रहे हैं मगर वो फिर भी इसरार कर करके पिला रहा है। नोमान ने गौर से देखा और वाकई में ऐसा ही था। वो एकदम से सीधा हुआ, क्योंकि इस वाक़े के मुतालिक तलाल भी जानता था। तभी वो उसे ये क्लिप दिखा रहा था। ये बात नोमान अब समझ रहा था। यानी नोमान ने तलाल को देखा तो वो स्पार्ट लहजे में बोला, इसका वाज़े मतलब ये है कि कुछ भी हुआ है आपकी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से हुआ है। आपको जानबूझकर इस नशे में मुलव्वस कर किया गया ताकि आपको इस बात के जरिए ब्लैकमेल या कुछ भी कहा जा सके। कहीं ये सब निहाल ने तो नहीं किया? नोमान ने सरगोशी के अंदाज में कहा तो तलाल ने कंधे उचका दिए और बोला, हाँ मुमकिन है उसी ने किया हो ये सब कुछ। ये सुनकर नोमान ने उसे आज वाला वाकया भी बता दिया कि कैसे डॉक्टर ने स्लो पॉइजन की तस्दीक कर दी है। तलाल ये सुनकर परेशान हो गया था। वहीं बैठे बैठे उसने निहाल को किडनैप करने की बात की कि शायद ऐसे ही वो कोई राज उगल दे, मगर नोमान ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं उससे सीधा सीधा पूछूंगा। वो समझती क्या है खुद को, चटांग भर की लड़की उंगलियों पर नचा रही है हमें अपने। मगर तलाल ने उसे ठंडा कर दिया कि एक मर्तबा निहाल को किडनैप करके देख लेते हैं। अगर तो वो कोई प्रोफेशनल न हुई तो बड़ी आसानी से सच बोल देगी, वरना अगर तुमने सीधा सीधा पूछा तो कहीं वो वाजिद को इत्तला न कर दे, और ऐसा भी मुमकिन है कि वो हमारे हाथ ही न लगे बल्कि भाग निकले। नोमान को उसकी बात में दम नजर आ रहा था, तभी उसने ना चाहते हुए भी ये बात मान ली। नोमान घर आया तो निहाल ने उसे देखते ही चाय बनाई, मगर उसने वो चाय पीने से मना कर दिया और कहा, चलो 20 सरकार ने तुम्हारा बच्चा गिराने की बात की थी, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। निहाल रोने लगी और मुसलसल मना करने लगी, मगर नोमान ने उसकी कलाई थामी और उसे अपने साथ बाहर ले गया। वो बहुत बिलकी, बहुत रोई, मगर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अस्पताल के पास जाकर उसने निहाल को गाड़ी से उतारा और अपने साथ अस्पताल के अंदर लाया। यहीं से तलाल और उसकी मंसूबाबंदी ने शुरुआत ली। जब वो हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर से गुजर रही थी जो निस्बतन खाली था, तभी तलाल ने उसे अगवा करके वहीं अस्पताल के एक कमरे में धक्का दे दिया। वो अमले से पहले ही ये बात तय कर चुके थे। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ था, इसके मुतालिक सिर्फ तलाल जानता था। मजीद नोमान को ऐसी बारीकियां जानने की जरूरत भी नहीं थी। उसे अगवा करने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि एक आध दिन में उसका डर और खौफ बढ़ाएंगे, फिर जाकर ही वो मुंह खोलेगी। इस सारे अमल के दौरान उसे खाना भी नहीं देना था। तलाल ने सब संभालने की जिम्मेदारी ले ली तो नोमान घर आया। जहां बी सरकार ने उसे निहाल के मुतालिक पूछा तो नोमान ने सारी बात लम्हों में ही सरकार को बता दी, हत्ता के जहर देने वाली बात भी, जिस पर बी सरकार ने उसका उसी वक्त सदका दिया और अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तभी तुमने कल से घर पर कुछ भी नहीं खाया? उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाते हुए पूछा तो नोमान ने भी इस बात में सर हिला दिया। बी सरकार नरमी से बोली, बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, इससे तुम्हारी थकावट को भी फर्क पड़ेगा और तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। जब जहन थका हुआ हो तो उसे सिवाय आराम देने के कोई भी काम नहीं करते हैं। नोमान को बी सरकार पर बेतहाशा प्यार आया, जो उसकी सगी माँ नहीं थी, अब्बा की पहली बीवी थी और वो अब्बा की दूसरी बीवी में से था। मगर उसे पैदा करते ही नोमान की माँ मर गई तो बी सरकार ने ही उसे पाला था। उन्होंने अपने बेटे और नोमान में कभी किसी किस्म का फर्क नहीं किया था। बी सरकार उसे सोफे पर दराज होने का बोलकर खुद दूध गर्म करने चली गई। उन्होंने मुलाजमाओं को भी मना कर दिया कि आज अपने बेटे के लिए सारा काम वो खुद से ही करेंगी। नोमान को इतना प्यार अपनी माँ पर कभी नहीं आया था। पता नहीं क्यों आज ये प्यार मुसलसल बढ़ता जा रहा था। वो सोफे पर लेटा था जब उसे तलाल का फोन आया कि उस लड़की पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, उसने कुछ सच बता दिया है। वही सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें अभी इसी वक्त फौरन से पहले अस्पताल पहुंचना होगा।
यार मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, तुम मुझे फोन पर बता देना जो भी बात है, नुमान ने बेजारी से कहा। पता नहीं क्यों उसे अब उकताहट होने लगी थी निहाल नामी ड्रामे से, जिसे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल कर दिया गया था। पहले दिन से ही उसे निहाल से अगर कुछ था तो वो हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं थी। ये बात वो पहले भी जानता था और अब भी, लेकिन हकीकत जानने के बाद वो सब कुछ धुआं बनकर उड़ चुका था। नुमान ना चाहते हुए भी तलाल की बात मानकर अस्पताल जाने लगा। फिर उसे बी सरकार का ख्याल आया जो इतने प्यार से उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। अगर दूध गर्म हुआ तो उसे ठंडा करने में कुछ देर लग सकती है, इसलिए बी सरकार को मना कर देता हूँ। जब वापस आऊंगा तब वो मुझे दूध बना दे। ये सोचकर वो किचन में जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो किचन के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके कदम जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। बी सरकार जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी उस वक्त ऐसा अमल कर रही थी जिसे देखकर नुमान अफरीदी का दिल चाहा अभी जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। बी सरकार ने अपनी जर्सी की जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसमें मौजूद माया दूध के गिलास में उंडेल दिया था। इससे पहले कि वो मुड़ती, नुमान तेजी से वहां से पीछे हट गया। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। वो तेजी से घर से बाहर निकल आया कि कहीं बी सरकार उसे देख न ले। बाहर आकर हवेली की दीवार से लगा वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसकी जगह कोई छोटा बच्चा होता तो वो भी बड़े आराम से बता सकता था इस शीशी पर बड़े जली हुरूफ में पॉइजन लिखा हुआ है। वो बगैर गाड़ी के हवेली से दूर होता गया। वो बस इस जगह से भाग जाना चाहता था। उसने तलाल को फोन किया और कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फलां जगह से उसे आकर पिक कर लो। तलाल नहीं आ सकता था क्योंकि उस वक्त वो निहाल के पास मौजूद था। उसे अकेला किसी सूरत भी अस्पताल में नहीं छोड़ सकता था। सो उसने नुमान के बताए गए एड्रेस पर एक सवारी बुक करवा दी। कुछ ही देर बाद नुमान अस्पताल पहुंचा तो उसका सांस धोंकने की माने चल रहा था। पूरा जिस्म भी पसीने में डूबा हुआ था। तलाल उसे देखकर काफी परेशान हो गया। उसने फटाफट नुमान को पानी पिलाया जो वो एक ही सांस में पी गया। उसके बाद तलाल उससे वजह पूछने लगा तो जिंदगी में पहली मर्तबा नुमान ने किसी के सामने रोते हुए सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऐसा लगता था गोया तलाल को ज्यादा बड़ा झटका न लगा हो, मगर नुमान की तो हालत पतली हो रही थी। यार वो मेरी माँ है, मैंने हमेशा उस औरत को माँ से बढ़कर चाहा है, और वो कैसे मेरे साथ, उफ खुदाया, उसका दिल कैसे मान सकता है भला। नुमान जो मुंह में आता जा रहा था वो बोल रहा था, जबकि तलाल खामोशी से उसकी बात सुनता जा रहा था। जब थोड़ी देर बाद वो संभला तो तलाल नरमी से बोला, यही बात बताने के लिए यहाँ बुलाया था मैंने। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? नुमान को मजीद एक झटका लगा। उसे लगा था ये हकीकत सिर्फ वही जानता है। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम भी उस औरत की साजिश में मिलकर मुझे मारना चाहते थे? नुमान उस वक्त बेहद कनूती हो रहा था। उसने एक झटके से तलाल को कॉलर से पकड़ लिया और दीवार के साथ लगा दिया। तलाल ने कोई मुजाहमत नहीं की, बस नरमी से बोला, नुमान मुझे कुछ नहीं पता था, ये सब कुछ मुझे निहाल ने बताया है। नुमान जो उसकी गर्दन दबोचे अपना दबाव बढ़ा रहा था इस बात पर तकरीबन सख्ते में आ गया। तलाल ने उसका हाथ अपनी गर्दन पर से नहीं हटाया, बस नरमी से बोला, हाँ निहाल ने बताया है कि ये सब कि तुम्हारी बी सरकार ही तुम्हें जहर दे रही थी। आज तुमने खुद उसे जहर देते हुए देखा है, लेकिन पहले वो ये सब कुछ निहाल से करवाती थी। इस बात पर नुमान के दोनों हाथ उसके पहलू में नीचे आ गिरे थे। वो यकटक बेयकीन निगाहों से तलाल को देखने लगा जो बड़े मुदब्बिराना अंदाज में उससे बात कर रहा था। क्या मतलब यार, क्या मैं ऐसा बोझ हूँ? वो औरत मुझे मारना चाहती है और ये सब क्या चल रहा है? मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। तलाल ने उसकी कमर पर दिलासे कैसे अंदाज में थपकी दी और अपने साथ उस कमरे में ले गया जहां उन्होंने निहाल को रखा हुआ था। निहाल नुमान को देखते ही माफिया मांगने लगी, मगर नुमान ने उसकी किसी बात पर ध्यान देने के बजाय दो टोक अंदाज में पूछा, क्या सच में तुम मुझे जहर दे रही थी और ये सब तुम बी सरकार के कहने पर कर रही थी? उसने इस्बात में सर हिलाया तो नुमान ने वहीं खड़े दीवार में एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे दीवार या इर्द गिर्द खड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता उसके हाथ पर चोट आ गई थी। तुम हो कौन? सरदार वाजिद ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? वो इतनी जोर से धड़ा कि अस्पताल के दोनों दीवार उसे हिलते हुए महसूस हुए, जिस पर निहाल ने सहम कर कहा, मुझे सरदार वाजिद ने नहीं बल्कि बी सरकार ने इस हवेली में दाखिल किया था। ये बात उन दोनों के लिए किसी हैरत अंगेज इंकशाफ से कम नहीं थी। वो क्यों? अब की मर्तबा तलाल ने पूछा तो वो जल्दी जल्दी बोलने लगी कि उनके भाई को सरदार वाजिद नहीं मारा था, जिसके तावान में उन्होंने अपनी बेटी देने का फैसला किया, मगर मैं चूंकि पहले से उस हवेली में मौजूद थी तो बी सरकार ने मुझे खरीद लिया था और ये मशवरा दिया था कि मैं खुद आ जाऊं सरदार वाजिद की बेटी की जगह पर। मैंने सरदार को ये मशवरा दिया तो वो मान गया। बी सरकार का मकसद कुछ और नहीं, बस इस हवेली पर कब्जा करना था। वो मेरे जरिए आपको मारना चाहती थी और ऐसा ही किया। ये बच्चा भी नहीं है मेरे पेट में। झूठ बोला था मैंने ताकि मैं आपको एतमाद में लेकर किसी बहाने से आपके नाम जायदाद बी सरकार के नाम करवा दूं। इसके लिए उन्होंने पेपर्स भी बनवा लिए थे। मैं तो रही अनपढ़ गवार, मगर वो मुझे सब समझाती गई।
मैंने जब ये सब करने से मना किया तो उन्होंने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी, जिससे मैं मजबूर हो गई और ये काम करने लगी। खुदारा, सच में मैं बेकसूर हूँ, ये कहकर वो रोने लगी। मगर नुमान ने उसी वक्त खड़े खड़े उसे ना सिर्फ तलाक दी बल्कि उसे भी सरकार के खिलाफ अदालत में बतौर गवाह भी पेश किया। लेकिन इस शर्मिंदगी का सामना करने से पहले ही भी सरकार ने खुदकुशी कर ली, जिसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। जिस शय को हासिल करने के लिए उन्होंने ये खेल रचाया था, उसकी आग में जलकर वो खुद ही भस्म हो चुकी थी।